हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। तो बच्चों, आज हम दी यूनिट ऑफ लाइफ का रिवीजन करेंगे, और वो भी आज वीडियो के रूप में नहीं, ऑडियो के रूप में। अब आप तो हर एक चैप्टर का ऑडियो बुक मिलेगा, इसमें आप तो हर एक एनसीईआरटी की लाइनें आप तो कवर रहेंगी, और इसके साथ में काफ़ी कुछ आप तो मतलब चलते चलते या कभी कभी सोते सोते ये ऑडियो बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आपका हर एक चीज़ कवर हो जाए, और ज़्यादा समय में नहीं, हम लोग 20 से 30 मिनट में हर एक चीज़ कवर करेंगे। देखो, पहली चीज़, यूनिसेलुलर ऑर्गेन जो होते हैं ये दो चीज़ के लिए कैपेबल होते हैं। एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, और दूसरा परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। मतलब जीवन के जितने भी फंक्शन हैं, इसेंशियल फंक्शन हैं, वो परफॉर्म करने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेन कैपेबल है, और अपने जीवन जीने के लिए मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, मतलब बिना किसी सहारा से वो अपनी लाइफ को जीने का पूरा प्रयास करेंगे, मतलब प्रयास करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये बात जानो कि सबसे पहले जिंदा सेल मतलब लिविंग सेल के बारे में किसने बताया? एंटोन वॉन लुइसहुड। एंटोन वॉन लुइसहुड। ठीक है। ये जिंदा सेल मतलब लिविंग सेल के बारे में इन्होंने बताया। और जो तुमने पढ़ा है रॉबर्ट हुड, इन्होंने डेड सेल को पता पाया, मतलब उन्होंने डिस्क्राइब किया था डेड सेल के ऊपर, लेकिन लिविंग सेल के ऊपर एंटोन वॉन लुइसहुड ने किया था। ठीक है। ठीक है भैया, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये जानो, रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने न्यूक्लियस तो डिस्कवर किया था। फिर इन सेल थ्योरी में आते हैं। सेल थ्योरी में सबसे पहले ये हमारे बायोलॉजिस्ट हैं, अब साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट जो भी बोलो, ये हैं स्लाइडेन साहब, जो कि 1838 इन्होंने क्या बताया? ये जर्मन बॉटनिस्ट भाई स्लाइडेन 1838 जर्मन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने काफ़ी सारे पेड़ों पे ऑब्जर्व किया, और इन्होंने बताया ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। मतलब इन्होंने बोला हर एक प्लांट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होता है, और वो सेल बाद में इंटरेक्ट करते क्या बना लेते हैं? टिश्यू। फिर इधर स्लाइडेन साहब ने वर्क किया, उधर सॉन साहब ने वर्क किया। सॉन 1839 में, स्लाइडेन 1838, सॉन 1839। अब ये ब्रिटिश में रहते थे, और ये जियोलॉजिस्ट थे, मतलब ये एनिमल सेल पे पढ़ाई कर रहे थे, एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे। इन्होंने क्या बताया कि जो एक थिन लेयर, एक एनिमल सेल से बाहरी वाली लेयर जो आज किस नाम पे जाना जाता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो एक कोई लेयर था। उन्होंने ये बताया कि भैया ऑल मतलब एनिमल में जो एक थिन लेयर होता है जो कि आज किस नाम से जाना जाता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और इन्होंने एनिमल में ही नहीं बताया, प्लांट में भी बताया। प्लांट का यूनिट कैरेक्टर बताया कि भैया सेल वॉल प्लांट का यूनिट कैरेक्टर है। सेल वॉल प्लांट का यूनिट कैरेक्टर है। सबसे अलग कैरेक्टर सेल वॉल प्लांट का है। ठीक है। प्लांट का सबसे यूनिक कैरेक्टर कौन सा होता है? सेल वॉल। ठीक है। इन्होंने ही बताया। फिर इन्हीं की थ्योरी मतलब ये दोनों ये नहीं बता पाए कि भैया जो प्लांट है मतलब जो सेल है, वो सेल कहाँ से आया, सेल कहाँ से एराइज हुआ। तो ये सारी चीज़ बताने के लिए रुडोल्फ विचो आए। ये 1855 में आए। रुडोल्फ विचो जो थे 1855 में आए। ठीक है। रुडोल्फ विर्चो जो थे 1855 में आए, और इन्होंने सबसे पहला एक टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी मतलब ई सेलुला मतलब प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो सेल हमारे हैं ये पुराने सेल से ही नए सेल का निर्माण हुआ है। मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो सेल आज के टाइम पे बने हैं ये कोई नए सेल नहीं बने हैं, ये पुराने ही सेल से आज एक नए सेल का निर्माण कर लिए हैं। फिर स्लाइडेन और सॉन ने एक फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी दिया। क्या दिया कि भैया सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, आज के ज़माने में जो सेल थ्योरी से जाना जाता है, ऑल लिविंग ऑर्गेन आर कंपोज ऑफ द सेल। हर लिविंग ऑर्गेन के पास सेल होगा, और एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और सेल से कई सारे प्रोडक्ट मतलब सेल मिलते
सेल मिल्क ग्रुप ऑफ सेल मिल्क टिश्यू बनाते हैं। और दूसरा टर्म क्या था, ऑल सेल, मतलब जितने भी सेल एराइज हुए हैं पुराने से ही एराइज हुआ, मतलब ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, सेल डेट हैव न्यूक्लियाई। देखो जब यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में ये जानो जिसके पास न्यूक्लियाई होता है वो यूकैरियोटिक सेल होता है, और जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होता है, लैट होता है, मतलब लैट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, या तुम बोल सकते हो लैट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, उसे हम प्रोकैरियोटिक, मतलब जिसके पास न्यूक्लियाई होता है वो यूकैरियोटिक, और जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक। अब उसके बाद तुम दो चीज सुन लो, दो डिफरेंस सुन लो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक के पास क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है, क्रोमोसोम नहीं पाया जाता क्योंकि वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक की बात कर दी जाए वहाँ पे क्रोमोसोम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन वहाँ पे वो उस न्यूक्लियस में पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस सेल बाउंड ऑर्गेनली में रहता है, तो वहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस पाने की वजह से वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं, पाए जाते हैं। दूसरी चीज, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वहीं यूकैरियोटिक में ये सारे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ पाए जाते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक में आते हैं, यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली जो कि राइबोसोम होता है ये पाया जाता है, और ये यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के काफ़ी एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइटोप्लाज्मा का दूसरा नाम प्लूरो निमोनिया लाइट ऑर्जेस उसका दूसरा नाम होता है। और यूकैरियोटिक में भाई प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजी, भाई मोनेरा तो प्रोकैरियोटिक है ना, मोनेरा टेंडनम जो है वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी उससे उसके अलावा मतलब प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमेलिया ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं। फिर वो आगे आओ, डी साइटोप्लाज्म, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आओ, राइबोसोम आर दी नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनली, राइबोसोम होता है ये नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनली, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, और ये दोनों में पाया जाता है, मतलब यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है विद इन द सेल। राइबोसोम आर फाउंड इन ऑल सेल, मैंने पहले ही बता दिया जब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है तो राइबोसोम सभी लिविंग सेल में पाया जाएगा। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनली कॉल्ड सेंट्रोसोम। देखो एनिमल सेल मतलब जितने भी एनिमल सेल हैं वो कंटेन करेंगे अदर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनली, तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रोसोम। और जो चीज ये किसमें हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन। अरे यार सेंट्रोसोम किसमें हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन। अब माइटोप्लाज्म इज दी स्मॉलेस्ट सेल, लेकिन इसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। माइटोप्लाज्मा इज अ विदाउट सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ये 2019 का 2021 का ये PY2 रह चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद दी लार्जेस्ट सेल इज दी एज, मतलब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग से अंडे का होता है, ऑस्ट्रिच का एज का होता है। अब देखो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल ये स्ट्रक्चर में दिया हुआ है जो कि 10 से 20 माइक्रोमीटर में होता है, 10 से 20 माइक्रोमीटर में होता है, 10 से 20 माइक्रोमीटर में होता है। फिर टिपिकल बैक्टीरियल सेल का अगर पूछा जाए साइज वो 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर, ध्यान से सुनो इस पे क्वेश्चन बनते हैं। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है, टिपिकल बैक्टीरियल सेल जो होता है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, और PPLO का 0.1 माइक्रोमीटर होता है, वायरस का 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। एक बार दोबारा बोल दे रहा हूँ, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का 10 से लेके 20 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरियल सेल वो होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर, PPLO 1 से 2 माइक्रोमीटर,
सॉरी पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर और वायरस था 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक ठीक है भाई। हाँ, अब देखो कई सारे सेल पाए जाते हैं और जिसका शेप, साइज, एक्टिविटी अलग अलग होता है। जैसे कि आरबीसी का शेप जो होता है, आरबीसी का शेप जो होता है वो राउंड और बाइकॉन्केव होता है। और आरबीसी तो हमारे हर एक शरीर में ब्लड में पाया जाता है ना भाई। हाँ, पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी का एम्बियॉइड शेप का होता है। कोलुमनार एपिथेलियल का शेप क्या होता है? लॉन्ग एंड नैरो। मेसोफिल का क्या होता है? राउंड एंड ओवल। ट्रैचेट का क्या होता है? इलॉन्गेटेड होता है। एक बार दोबारा बोल दे रहा हूँ, नर्व जो होता है ये हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है। नर्व जो होता है ये मेरा लॉन्गेस्ट सेल होता है। आरबीसी जो होता है राउंड और बाइकॉन्केव होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? एम्बियॉइड होता है। कोलुमनार एपिथेलियल जो होता है लॉन्ग एंड नैरो होता है। मेसोफिल जो होता है राउंड एंड ओवल होता है। और ट्रैचेट जो होता है वो इलॉन्गेटेड होता है। ठीक है भैया, ठीक है सर। चलो अब उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल मैंने दे दिया था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगी, माइटोप्लाज्मा का दूसरा नाम पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइट ऑर्चिड। दे आर जनरली स्मॉलर, जो कि भाई ये सारे स्मॉलर होते हैं और मल्टीप्लाई। अब भाई प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक सबसे पहले आए, मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज है। और जो सबसे पहले आता है वो रैपिड अपना सेल डिवाइड कर लेता है, मतलब 2 से 4, 4 से 6। अरे यार, कोरोना वायरस कितना जल्दी ही, क्योंकि वो क्या था, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल था। क्योंकि उसमें रही बात, क्या नाम है, उसमें अपने अपने सेल थी, बार बार चेंजेस हो जाते। तभी तुमने देखा कि अल्फा वायरस होता है, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, फिर कोविड वेरिएंट। कई सारे कोरोना में वेरिएंट आए ना। क्यों आए? क्योंकि वो उसमें अलग अलग क्या नाम है वो होता था, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, रैपिडली वो मल्टीप्लाई करते अपना एक रेप्लिकेट करते, मतलब अपना वो दूसरे में बदल जाता था, वो दूसरा वेरिएंट बन जाता था। ठीक है, ठीक है। फिर दे आर जनरली स्मॉलर, ये सारी चीज़ मैंने बता दिया। अब उसके बाद शेप के हिसाब से बता दिया जाए तो 4 बैक्टीरिया में 4 टाइप के शेप होते हैं। एक बैसिलस होते हैं जो कि रॉड लाइट शेप होते हैं। एक टोटस होते हैं जो कि स्पेक्ट्रल लाइट होते हैं। हाँ भैया, बैसिलस ज्योति रॉड लाइट होते हैं, टोटस ज्योति स्पेरिकल लाइट होते हैं, विब्रियो ज्योति थॉमस शेप का होता है, स्पाइरलम ज्योति स्पाइरल शेप का होता है। फिर से बोला हूँ, बैसिलस रॉड लाइट, टोटस स्पेरिकल लाइट, विब्रियो थॉमस शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप। फिर से बोला हूँ, बैसिलस रॉड लाइट, टोटस स्पेरिकल लाइट, विब्रियो थॉमस शेप था, और स्पाइरलम ज्योति स्पाइरल शेप था। और ज्योति जेनेटिक प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेटेड होता है, मतलब उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन सेल डेवलप नहीं होता है। मतलब इतना कहने का मतलब नॉट डेवलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी सेल डेवलप नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई डेवलप नहीं होता। अब उसके बाद हम आते हैं डीएनए अब देख लेते हैं। क्रोमोसोमल क्या होता है डीएनए इन बैक्टीरिया में, क्या होता है, बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक होता है। ये जो क्रोमोसोम होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम होता है वो हमेशा डबल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। और इन जीनों के पास एक कॉमन फंक्शन होता है, मतलब हर एक जीन के पास कॉमन फंक्शन होता है। ठीक है, और वहीं पे नॉन जीनोमिक डीएनए में क्या होता है, स्मॉलर होते हैं। और स्मॉलर सेल तो क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, जो कि हम लोग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो कि डबल स्टैंडर्ड ये भी होते हैं, सर्कुलर ये भी होते हैं, हैविंग स्पेशल जीन, जैसे कि हम लोग में एफ फैक्टर होता है, आर फैक्टर होता है, आर मतलब रेजिस्टेंट फैक्टर, जो कि एंटीबायोटिक देता है, मतलब हम लोग तो ए टू रेजिस्टेंट देता है, जिससे कि कोई भी वायरस से हम लोग लड़ सकते हैं मेरी शरीर। ठीक है, जीनोमिक डीएनए जो होता है ये एक नॉर्मल जीन होता है जो कि नॉर्मल फंक्शन तो परफॉर्म करने के लिए होता है। लेकिन वही नॉन जीनोमिक डीएनए
डीएनए एक स्पेशल जीन होता है और जो कि हम लोगों में प्रेजेंट होता है, और स्पेशल फंक्शन मतलब ये है, खाना पीना ये सारे हमारे लिए जब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल फंक्शन। लेकिन नो ऑर्डिनली प्रोकैरियोटिक में कोई ऑर्डिनली नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। लेकिन एक्सेप्ट एक चीज़ दोनों में पाया जाता है, जो कि राइबोसोम होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और एज वेल एज यूकैरियोटिक में दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। जब बात कर दी जाए राइबोसोम, और ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक की बात कर दी जाए तो उसमें 70 यस पाया जाता है। और 70 यस जो होता है इसमें सेडवर्स कांस्टेंट होता है, सेडवर्स कांस्टेंट होता है। ये सेडिमेंटेशन बताता है। और जो चीज़ 70 यस में भी 30 ईयर्स स्मॉल होते हैं और 50 ईयर्स बड़े होते हैं। 50 ईयर बिग वाले होते हैं और 30 ईयर्स छोटे होते हैं। ये मत कर देना 50, 30, 80 ऐसा कुछ भी मत समझना। ये साइज के हिसाब से मेजर किया गया था, उस वजह से 30 ईयर्स दिया गया है और 50 ईयर्स दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इन लोगों की साइज, जो राइबोसोम की साइज थी वो 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज थे। और ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते थे। ठीक है, अब उसके बाद मीजोसोम आते हैं। मीजोसोम हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। फिर से बोला हूँ, मीजोसोम एक स्पेशल फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। फिर उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में, फिर रेस्पिरेशन में, सिचुएशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। फिर से बात सुन लो, ये किसमें हेल्प करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन में। मीसोसोम किसमें सेल वॉल, डीएनए रेप्लिकेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, सिचुएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। ठीक है, अब सेल डेवलप कंसिस्ट होता है 3 प्रकार के, ग्लाइकोथैलेस, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोथैलेस, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोथैलेस, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब उसके बाद देखो स्लाइम लेयर। और जब स्लाइम लेयर कैसे बोलोगे? जब ये एज हमारा लूज सीट हो, अगर वहीं पे लूज सीट हो, लूज सेल डेवलप जो हो जा, लूज में हो जा, लूज सीट हो जा, तब उससे क्या नाम देंगे? स्लाइम लेयर देंगे। लेकिन वहीं पे अगर हमारा सेल डेवलप जो थिक हो जा और टफ हो जा, तब उससे क्या नाम देंगे? कैप्सूल। अगर लूज हो जा, लूज सीट हो जा, स्लाइम लेयर। अगर थिक हो जा और टफ हो जा तो कैप्सूल हो जा। स्लाइम लेयर जो कि स्टिकी होता है, स्टिकीनेस पहुंचाता है, चिपचिपा पहुंचाता है और थिन होता है। और कैप्सूल वहीं ड्राई होता है, ड्राई मतलब सूखा होता है, और रिजिड मतलब एकदम कठोर होता है, सख्त होता है। ठीक है, और स्टेनिंग के हिसाब से हमारे पास 2 चीज़ पाया जाए, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया पे हम लोग ने मतलब साइंटिस्ट ने इन्हें ऑब्जर्व किया। अदर किसी बैक्टीरिया पे मतलब अगर कलर रह जाता है तो वो ग्राम पॉजिटिव होता है, अगर स्ट्रेन नहीं रहता है तो ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, अगर दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर, ये सारे मेम्ब्रेन सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दी यूकैरियोट। जितने भी ये मेम्ब्रेन हैं, जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी मेम्ब्रेन हैं, वो यूकैरियोटिक से सिमिलर होते हैं। ठीक है, इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर दी अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड क्रोमैटोफोर। प्रोकैरियोटिक में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये सारे के पास अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन हो तो इनके साइटोप्लाज्म में अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाए जाते हैं, तो इन्हें बोलेंगे क्रोमैटोफोर। क्या बोलेंगे? क्रोमैटोफोर। और क्रोमैटोफोर जो होता है, क्रोमा मतलब कलर ये लोग वो रखते हैं, कंटेन करते हैं, कलर ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इन लोग को बोला जाता है ये लोग पिगमेंटो क्या नाम है? एब्जॉर्ब करते हैं भैया। पिगमेंटो क्या नाम है? ये लोग कंटेन करते हैं, जो कि क्लोरोफिल होता है इनका पिगमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक में मोटिलिटी देता है। फ्लैजिला हेल्प किसमें चलता है? मोटिलिटी, पिली
जीन ट्रांसफ़र बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से वजह से जीन ट्रांसफ़र होता है, किससे मदद से, पिली से। और फिम्बरी जो होता है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। सेवरल तो राइबोसोम ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगल एमआरएनए से बने होते हैं, सिंगल एमआरएनए से अटैच होते हैं, जैसे कि पॉलीराइबोसोम, इसी तो दूसरा नाम पॉलीसोम बोलते हैं। अब जैसे कि अदर प्रोकैरियोटिक में इंक्लूशन बॉडी आता है, इसमें रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। इसमें जितना भी रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ये किसमें स्टोर्ड होते हैं, साइटोप्लाज्म, क्योंकि भाई इनके पास साइटोप्लाज्म के अलावा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। अब देखो, दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, भाई प्रोकैरियोटिक है, मेम्ब्रेन तो होते ही नहीं, और ये फ्री होते हैं, फ्री मतलब नेटेड होते हैं, इनका साइटोप्लाज्म एकदम फ्री होता है, ठीक है, फ्री होता है। जिसका नाम जैसे थी फॉस्फेट ग्रेन्यूल, इसमें 3 ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। 3 ग्रेन्यूल का नाम बताओ, फास्फोरस ग्रेन्यूल, फास्फोरस ग्रेन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ठीक है। और एक बैट्यूल पाया जाता है, जो कि बैट्यूल नहीं पाना चाहिए क्योंकि इनके पास गैस का चैम्बर होता है, इसलिए इनके पास गैस बैट्यूल पाया जाता है, और जो कि ब्लू ग्रीन या पर्पल या ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के पास पाया जाता है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल के पास पहुंचते हैं। यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा आता है, प्लांटी आता है, एनिमलिया आता है, फंजी आता है, ठीक है। अब उसके बाद एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, सबसे पहली बात। और प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एट दी फॉसिल। प्लांट के पास क्या यूनिट फैक्टर होता है, यूनिट रेटर होता है, सेल वॉल, लेकिन वही एनिमल के पास जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल आर डिफरेंट होते हैं, जो चीज़ सेल वॉल के मामले में, प्लास्टिक के मामले में, कहीं ना कहीं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के मामले में, जो चीज़ ये सारी चीज़ एनिमल में, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है, प्लास्टिक प्लांट में पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल प्लांट में पाया जाता है। अब उसके बाद आते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसकी स्टडी 1950 के बाद हो पाई, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 पे डिस्कवर्ड हुआ था। उसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी कर पाए थे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड और प्रोटीन के कंपोस्ट का बना होता है, मतलब दो चीज़ों से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन। द मेजर लिपिड, जो मेजर लिपिड होता है इसमें फॉस्फोलिपिड होता है, और जो कि फॉस्फोलिपिड जो होता है अरेंज होता है बाइलेयर के फॉर्म में, बाइलेयर के फॉर्म में। आल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन, जो लिपिड होता है ये उसके साथ साथ में एक मेम्ब्रेन के साथ और अरेंज होता है, जैसे पोलर हेड। अरे यार पोलर हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब पोलर हेड जो होता है ये आउटर होता है, हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है वो इनर होता है, टूवर्ड द इनर पार्ट हाइड्रोफोबिक टेल, और टूवर्ड द आउटर पार्ट हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। अब उसके बाद तुम ये सुनो, इससे ये मालूम पड़ता है कि नॉन पोलर टेल जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखो, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन, भाई मेजॉरिटी में तो फॉस्फोलिपिड है, लेकिन माइनॉरिटी में सेल मेम्ब्रेन का कंपोस्ट किससे होता है, कोलेस्ट्रॉल। मेजर लिपिड फॉस्फोलिपिड, माइनर लिपिड, मैं माइनर की बात कर रहा हूँ, तो वो हो जा कोलेस्ट्रॉल हो जा, ठीक है। मतलब एडिशनल उसी तो बोलते हैं ना, एडिशनल में कोलेस्ट्रॉल और मेजॉरिटी में फॉस्फोलिपिड, ठीक है। इन एडिशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो चार्ज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये बात समझ में आ जाए। फिर उसके बाद सुनो, इरेथ्रोसाइड मतलब क्या होता है, आरबीसी 52% प्रोटीन जो होता है, इरेथ्रोसाइड में 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, 8% कार्बोहाइड्रेट होता है। 52% प्रोटीन, 40% लिपिड और 8%
कार्बोहाइड्रेट। अब उसके बाद मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट दो मेथड जो होता है, एक पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है। पैसिव में एनर्जी नहीं लगती है और ये एलॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, मतलब फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। लेकिन एक्टिव में अगेंस्ट होता है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से। और लेकिन जब जब कोई पैसा खुद से जाता है तो कहीं ना कहीं एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। भाई आप जब तुम पानी भरते हो टंकी में मोटर से तो इलेक्ट्रिसिटी चलाते हो कि नहीं, तो कहीं ना कहीं जब अगेंस्ट वर्क करना रहता है तो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। और इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। फिर उसके बाद फ्लूइड मोजेट मॉडल 1972 में दिया गया था, सिंजर और निकोलसन ने दिया था वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोजेट मॉडल। इन्होंने क्या बताया था, जो लिपिड होता है ये टॉसी फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, और जो ये लेटरल मूवमेंट चलता है, प्रोटीन से लेटरल मूवमेंट चलता है। और किस तरफ, बाई लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से बाई लेयर की तरफ लेटरल मूवमेंट चलता है। बेस्ड ऑन दी स्ट्रेटन मेम्ब्रेन हैज टू टाइप ऑफ प्रोटीन, इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल जो होता है वो पार्शियली या टोटली बरीड होता है, और पेरिफेरल जो कि सरफेस पे होता है। अब उसके बाद सेल वॉल आते हैं। सेल वॉल जो कि नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है। प्लांट की बात किया जाए तो सेलुलोज, अगर फंडी की बात कर दिया जाए काइटिन, अगर एल्गी की बात कर दी जाए तो उसमें 3 चीज़ से बनने होते हैं, जिलेटिन, मेम्ब्रेन और सेलुलोज। ठीक है, पेक्टिन से बना होता है, ये सारी चीज़ बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब सेल वॉल का जो फंक्शन क्या होता है, ये शेप तो मतलब एक शेप देता है, शेप प्रोवाइड करवाता है और प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से, ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। और सेल टू सेल इंटरेक्शन देता है, प्रोवाइड बैरियर की तरह वर्क करता है, और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो अनवांटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स अटैच ना कर पाए। एलजी का जो सेल वॉल होता है वो किससे बनता है, सेलुलोज, जिलेटिन, मेम्ब्रेन और कैल्शियम कार्बोनेट। पहली बात, ये सारी बात याद रखो। इन यंग प्लांट की बात कर दी जाए, प्राइमरी वॉल जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होते हैं। प्राइमरी वॉल जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होते हैं। लेकिन वहीं पे हम बात बता रहे हैं सेकेंडरी वॉल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हैं, मतलब टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। ठीक है, सेकेंडरी वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है, और प्राइमरी वॉल जो होता है वो ग्रोथ में मदद करता है, और जो कि बहुत डिमनेस होता है और सेल मैच्योर करता है। ठीक है, मिडिल निम्ला जो कि कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, और जो कि ये कैल्शियम पेक्टेट से ही नहीं मैग्नीशियम पेक्टेट से भी बना होता है, और ये ग्लू का काम करता है, मतलब दो मेम्ब्रेन तो चिपकाने का काम। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कनेक्ट करता है, मतलब अड़ोसी पड़ोसी के बीच में एक रास्ता बनाता है जिससे कि कनेक्शन हो पाए और इधर से उधर सामान जा पाए। अब उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या आ सकते हैं, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ठीक है, और नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या आ सकता है, PCM मतलब प्लास्टिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, माइक्रोबॉडी में कौन से आ सकते हैं, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। फिर उसके बाद हम आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर ER होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल होता है। ये सारे फंक्शन बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ रहे हैं जो कि ER, जो कि एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, या नेटवर्क बोलो या रेटिकुलम बोलो, जो कि एक टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और जो कि पूरे क्लोरोप्लास्ट में स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड मतलब फैला होता है। ठीक है, डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ये 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में होते हैं।
फैले होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल का मतलब इनसाइड में फैले होते हैं, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं राइबोसोम, जो कि अदर राइबोसोम अदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है, तब उस कंडीशन में, इस कंडीशन को क्या देते हैं नाम, RER, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन वहीं पे अगर राइबोसोम अटैच नहीं हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम नहीं अटैच हो, तब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। RER का एग्जाम्पल क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन। RER का एग्जाम्पल क्या होता है, प्रोटीन। और SER से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है, लिपिड, स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। जॉर्जी एपेल्टस, अब हम जॉर्जी की बात किया जाए, सबसे पहले जॉर्जी तो देखा था टेम्लियो जॉर्जी, उन्हीं के नाम पे जॉर्जी एपेल्टस नाम रखा गया था, जो कि 1898 में देखा था, 1898 में देखा गया, ठीक है। 1898 में देखा गया। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। अब ये फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप के होते हैं, सेट होते हैं, और इनके पास त्रिस्टनी पाया जाता है, त्रिस्टनी, डिस्क शेप सेट तो ही त्रिस्टनी बोलते हैं। और जो कि इनका डायामीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है। जॉल्जी त्रिस्टनी जो होता है, ये कंसेंट्रिकली अरेंज होता है डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स, देखो कॉन्वेक्स में सिस होता है, कॉन्वेक्स में सिस होता है। और इसी तो क्या नाम दिया जाता है, फॉर्मिन फेज, फॉर्मिन फेज। और कॉन्केव में ट्रांस होता है, कॉन्केव में ट्रांस, ट्रांस मतलब अपोजिट होता है, सिस मतलब सेम साइड होता है, ठीक है। और कॉन्केव की बात किया जाए, इसी मैच्योरिन फेज बोलते हैं। कॉन्वेक्स तो क्या बोलते हैं, फॉर्मिन फेज, और कॉन्केव तो क्या बोलते हैं, मैच्योरिन फेज। कॉन्वेक्स तो क्या बोलते हैं, फॉर्मिन फेज, और कॉन्केव तो क्या बोलते हैं, मैच्योरिन फेज, ठीक है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, पैथोजन ऑफ मटेरियल इन वेसाइकल, छोटे छोटे वेसाइकल होते हैं, उसमें पैथेज करना, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन तो मॉडिफाई करना है, और तीन चीज़ का फॉर्मेशन करना है, तीन चीज़ का फॉर्मेशन करना है जॉल्जी एपेल्टस तो कौन कौन से, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लाइसोसोम, 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 ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लाइसोसोम, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लाइसोसोम, जो कि अब देता हूँ। अब उससे आगे आते हैं, दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैथोजन ऑफ जॉल्जी एपेल्टस, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं, दी आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकल हैज बीन फाउंड टू वेरी रिच ऑलमोस्ट ऑल टाइप हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जैसे कि कौन कौन सा एंजाइम हो जाए, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्टिमली करेक्ट एट एसिडिक पीएच पे ये सारे एंजाइम वर्क करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद हम आते हैं एंजाइम, एंजाइम जो कि एक कैपेबल काम करते हैं, जो कि डाइजेस्ट का काम होता है। एंजाइम का काम क्या होता है, डाइजेस्ट करना, एंजाइम का काम क्या होता है, डाइजेस्ट। अगर कार्बोहाइड्रेट लग जाए तो कार्बोहाइड्रेट तो डाइजेस्ट कर जाएंगे, प्रोटीएज लग जाए तो प्रोटीन तो डाइजेस्ट करते हैं, लाइपेज लग जाए लिपिड तो डाइजेस्ट कर जाए, अगर न्यूक्लिएज लग जाए या हाइड्रोलेज लग जाए तो न्यूक्लिक एसिड तो ये लोग डाइजेस्ट कर देते हैं। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल एक कंटेन होता है, कंटेन वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जो कि अदर एनिमल में, अदर मटेरियल में नहीं पाया जाता है, नॉट यूजफुल फॉर द सेल, ठीक है। अब देखो ये सिंगल मेम्ब्रेन, अगर वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन है तब उसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। अगर वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, जो कि 90% से भी ज़्यादा ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 90 से भी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। टोनोप्लास्ट जो होती है, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेटेड होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल अगेन कंसंट्रेशन, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इन एमीबा में बात कर दी जाए, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, और ये क्यों पाया जाता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेजुलेशन, ठीक है, ठीक है,
ठीक है। अब प्रोटिस्टा में बात कर दी जाए, इसमें फूड वैक्यूल पाया जाता है, फूड वैक्यूल पाया जाता है। अब माइटोचॉन्ड्रिया में आ जाए, माइटोचॉन्ड्रिया का शेप क्या होता है, सॉर्ड शेप या सिलेंड्रिकल शेप होता है। डायमीटर क्या होता है, 0.2 से 0.2 से 0.2 से 1.0 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर, 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। एवरेज की बात कर दी जाए तो 0.5 माइक्रोमीटर, एवरेज की बात कर दी जाए 0.5 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। और इसका लेंथ क्या होता है, 1.0 से 4.1, 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। और जो माइटोचॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड और जनरली होता है डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है। मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स फील्ड होता है, इसका माइटोचॉन्ड्रिया के अंदर की जो मैट्रिक्स होती है वो फील्ड होती है। इनर मेम्ब्रेन क्या बनाती है, थ्रेस्टी, इनर मेम्ब्रेन क्या बनाती है, थ्रेस्टी। और जो चीज़ सेलेक्टिवली परमिएबल है, सब तो अंदर नहीं आने दीजिए, बहुत सेलेक्टिव लो तो अंदर आने दीजिए, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन चैनल का काम करती है, जिसे हम बोलते हैं पोरीन, टोटली परमिएबल होता है, ये परमिएबल होता है, ठीक है। माइटोचॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोचॉन्ड्रिया जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बहुत बड़ा साइट होता है, यहीं से एटीपी बनता है और एटीपी बनने की वजह से इसका दूसरा नाम पावर हाउस नाम दे दिया गया। पावर हाउस मतलब जितने भी हमें एटीपी की ज़रूरत होगी वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, माइटोचॉन्ड्रिया, ठीक है। मैट्रिक्स आल्सो प्रोसेस, मैट्रिक्स आल्सो प्रोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। मैट्रिक्स भी एक सिंगल है, सर्कुलर है, डीएनए मॉलिक्यूल्स है, लेकिन कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी हो जा, कुछ राइबोसोम, और राइबोसोम 70 यस होते हैं। और माइटोचॉन्ड्रिया की इम्पॉर्टेंट बात, इसमें जो सेल डिवाइड हो रहा तो ही रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, ये सेल डिवाइड करेगा बाई फिजन, बाई बाइनरी फिजन, बाई बाइनरी फिजन के द्वारा माइटोचॉन्ड्रिया अपना सेल डिवाइड करेगा, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरो मतलब कलर, प्लास्ट मतलब फिल, मतलब क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट हो जा, और जो थी कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी पाए जाते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट मतलब जो क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट जो कि कार्टिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, और तो कैरोटीन तो जेनेटोफिल, मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन कार्टिनॉइड पिगमेंट भी होता है लेकिन कम मात्रा में, लेकिन क्रोमोप्लास्ट में कार्टिनॉइड पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, और कैरोटीन जेनेटोफिल, ऐसा नहीं है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसमें बहुत कम मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब ल्यूकोप्लास्ट में 3 लोग आते हैं, एमाइलो तभी भी कार्बोहाइड्रेट की बात दी जाए तो एमाइलो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एमाइलोप्लास्ट जो थी कार्बोहाइड्रेट, जो थी स्टार्च तो स्टोर करता है, ठीक है। इलायो में ओ आई एल वहाँ से ऑयल निकला है, मतलब ऑयल और फैट ये स्टोर करता है, ठीक है। और एल्यूरो मतलब प्रोटीन तो स्टोर करता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो चीज़ ग्रीन प्लांट जो कि मीजोफिल में पाए जाते हैं, और जो कि स्पॉन्जी होते हैं, और वो भी क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, ग्रीन प्लांट में, और ग्रीन प्लांट में भी कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स में, और वो भी लीव्स में भी कहाँ, मीजोफिल सेल के अंदर, ठीक है। अब ये जो सेल होता है लेंथ शेप का होता है, ओवल होता है, स्पेशल होता है, डिस्ट्रॉयड होता है, इवन रिबन लाइट और जनरली भी होता है। लेंथ इतना 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, और ब्रेथ जो होता है 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर, 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर पर सेल। क्लेमेडोमनास जो बात कर दी जाए जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे, यहाँ पे 20 से लेकर 40% सेल मीजोफिल में ही पाए जाते हैं। और जो कि क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली है, जो कि स्पेस लिमिटेड, मतलब उसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस होंगे उससे बोलेंगे स्ट्रोमा। और एक क्या नाम है, नंबर ऑफ द फ्लैटेड मेम्ब्रेन चार्ट थैलेटॉइड, मतलब अदर फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सेट, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेट चार्ट थैलेटॉइड, और जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। और ये क्या बनाते हैं, ड्रेना, स्ट्रोमा में पाए जाते हैं, लेकिन स्ट्रोमा में पाए जाते हैं तो बनाते क्या हैं, ड्रेना, स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन दी स्ट्रोमा, मतलब स्ट्रोमा के अंदर ये पाए जाते हैं, और लेकिन स्ट्रोमा के अंदर पाने के बाद ये क्या बनाते हैं, वो है ड्रेना,
ठीक है, जरेना, ठीक है। अब उसके बाद दो जरेना तो जोड़ती है, उसे बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली। दो जरेना तो जोड़ती है, दो थैलेटॉइड मेम्ब्रेन तो जोड़ती है, उसे बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली। स्ट्रोमा जो कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन चलता है, बाई लिप्स में है तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन चलेगा, और एंजाइम भी, और इसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्मॉल तो छोटे छोटे पदार्थ भी चाहिए, और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम भी चाहिए, 70S राइबोसोम, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट बाई प्लांट है, तो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाना ही मतलब पाया जाना ही बड़ी बात है, ठीक है, मतलब पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं भैया, अब उसके बाद राइबोसोम पे आते हैं, जो कि राइबोसोम 1953 में जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था, जो कि आरएनए और प्रोटीन से कंपोस्ट होता है। ये नॉन सराउंडेड, मतलब इसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती, एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। यूकैरियोटिक में 80S होता है और प्रोकैरियोटिक में 70S होता है। यस जो होता है वो सेडिमेंटेशन ट्रॉफिशियन रिप्रेजेंट होता है, और ये मेजर करता है डेंसिटी और साइज के बेस पे। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज का सबसे बड़ा अड्डा होता है, साइट होता है। राइबोसोम आर कंपोज ऑफ द 2 सब यूनिट, ईच राइबोसोम है 2 सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर। लार्जर जैसे कि अब यूकैरियोटिक में बात कर दी जाए, यूकैरियोटिक में बात कर दी जाए 60S और 40S, और प्रोकैरियोटिक में अभी हमने बताया था 50S और 30S, ठीक है। एग्जोस्केलेटन की बात कर दी जाए, एक एलोबरेट नेटवर्क पाया जाता है जो कि फिलामेंटस का होता है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 2 चीज़ पाए जाते हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल। और साइटोस्केलेटन का वर्क क्या होता है, साइटो मतलब साइटो और स्केलेटन मतलब कंकाल तंत्र, मतलब कहीं ना कहीं ये सपोर्ट देगा, मोटिलिटी देगा, चलने में मदद करेगा, और मेंटेनेंस द शेप ऑफ द सेल, सेल से स्ट्रक्चर तो मेंटेन करेगा। और सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है, सीलिया एक स्मॉल होता है जो कि ये मूवमेंट, सेल के मूवमेंट या सराउंडिंग फ्लूइड में मदद करता है, और वहीं पर फ्लैजिला बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये सेल के मूवमेंट में मदद करते हैं। देखो हम बात बता रहे हैं, सेल के द्वारा अगर मूवमेंट हो रहा है, सेल के द्वारा मूवमेंट हो रहा है तो सीलिया करेगा, लेकिन जो सेल मूव करेगी, सेल मूव करेगी तो फ्लैजिला चलेगा। इंपॉर्टेंट बात है, सेल मूव करेगी तो फ्लैजिला हो जा, और सेल के द्वारा कोई कारण से कोई चीज़ मूव हो रहा है तो सीलिया करेगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद सीलिया फ्लैजिला के पास 9+2 अरेंजमेंट होता है, जो कि दो सेंट्रल ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, 9 एकदम लास्ट में, मतलब पेरिफेरल में माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेज एंड also connected by central sheath. Each peripheral doublet connected with the central sheath third radial sport, ठीक है। अब peripheral doublet are interconnected by linker, ठीक है। Both are the cilia and flagellum emerge from centriole large structure third basal body। ये सारी चीज़ आपको मालूम होगा, फिर देख लीजिएगा, ठीक है। अब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल लास्ट पार्ट बचा है। सेंट्रोसोम जो कि कंटेन करता है 2 सेंट्रियोल जो कि आपस में पेपेंडिकुलर होता है, पेपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, सराउंडेड बाय एमन, सराउंडेड बाय द एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है, जो कि ये बहुत कार्टविल मतलब चक्के जैसे, चक्के के पहिया जो होता है, गाड़ी के पहिया जो होता है उस तरह अरेंजमेंट होता है, जिससे 9+0, 0 क्या बताता है, 0 सेंटर फाइब्रिल होता है, और 9 पेरिफेरल पे ट्रिपलेट, 9 पेरिफेरल पे ट्रिपलेट के हिसाब से स्पोर्ट पाए जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनियस, और उसे हम क्या बोलते हैं, हब। सेंट्रल पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, लेकिन उसे हम क्या बोलते हैं, हब। हब एक कनेक्टेड होता है एक ट्यूब्यूल से जो कि पेरिफेरल ट्रिपलेट पे जाता है बाय रेडियल स्पोर्ट, जो कि बनता है किससे प्रोटीन से, ठीक है। सेंट्रियोल जो कि बेसल बॉडी और सीलिया और फ्लैजिला ये सारी चीज़ बनाता है। सेंट्रियोल क्या बनाता है, बेसल बॉडी, सीलिया,
फ्लैजिला। सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है, सीलिया बनाता है, फ्लैजिला और स्पिंडल फाइबर भी बनाता है सेल डिवीजन के समय। सेल डिवीजन के समय सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर भी बनाता है। अब उसके बाद न्यूक्लियस आता है जो कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किए हैं 1831 में। मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई नेम क्रोमेटिन गिवन। क्रोमेटिन नाम किसने दिया? फ्लेमिन ने और कहाँ ये क्रोमेटिन अब्सेंट रहता है? मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में और सीप ट्यूब सेल में ये क्रोमेटिन अब्सेंट होता है, ठीक है। ई न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल इज कंट्रोल बाय न्यूक्लियस। जितने भी सेल का फंक्शन है, मतलब अगर बात करी जाए हमारे ब्रेन में तो कौन संभालता है? हाइपोथैलेमस। उसी हिसाब में जब सेल की बात करी जाए तो सेल टू टोन डायरेक्टर करता है, मतलब सेल टू टोन डायरेक्शन देता है, वो है न्यूक्लियस, ठीक है। इंटरफेस जो होता है न्यूक्लियस है क्रोमेटिन न्यूक्लियर मैट्रिक्स, वन और मोर न्यूक्लियाई होता है। इंटरफेस न्यूक्लियस के पास क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियोली पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो कि 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। आउटर मेम्ब्रेन यूजली रिमेन कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो राइबोसोम ऑन इट। न्यूक्लियर एनवेलप जो थी इंटरप्ट होता है बाय माइन्यूट पोर, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं थ्रू व्हिच मूवमेंट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस। अब उसके बाद क्रोमोसोम के पोजीशन के हिसाब से 4 प्रकार से होते हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एथ्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होता है? जब सेंट्रोमियर टू इक्वल आर्म पे क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो मेटासेंट्रिक। अगर वो थोड़े मतलब अगर बात कर दी जाए अदर एट थोड़ा दूर होता है और दूसरा अपनी जगह पे होता है तो सब मेटासेंट्रिक। और अदर बात कर दी जाए दी सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इंड फॉर्मिंग वन स्टेमली। अदर एक शॉर्ट हो जाए और दूसरा बहुत लॉन्ग हो जाए तब एथ्रोसेंट्रिक। अदर एक टर्मिनल पे आ जाए और दूसरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक दोनों बराबर रहेगा, सब मेटासेंट्रिक मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए दूर हो जाएगा और एक लंबा रहेगा। और एथ्रोसेंट्रिक में तो ज़्यादा ही दूर हो जाएगा तो एथ्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक में मतलब लास्ट में आ जाएगा, मतलब लास्ट में मतलब टर्मिनल पे आ जाएगा। सम टाइम फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉट स्टेन सेकेंडरी ट्रांजिशन। तो क्रोमोसोम एक सेकेंडरी ट्रांजिशन बनाते हैं जो कि ये हैव ए नॉन स्टेनी स्मॉल फ्रेगमेंट आर सैटेलाइट। मतलब कभी कभी तो सेल सेकेंडरी ट्रांजिशन बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। और माइटोबॉडी क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सर्टेन वेरियस एंजाइम प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, जैसे कि ग्लाइओसिसोम, पेरोक्सिसोम, स्पोरोसोम। तो भैया दी यूनिट ऑफ लाइफ ये पूरा रिवीजन ऑडियो बुक के हिसाब से सारा प्रोवाइड करवा दिया। तो भैया इससे बाद अब आप एक बार एनसीईआरटी उठा के पढ़िए, देखिए आपको क्या फील होता है। तो भैया आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग में। देखते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।